हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक ओरिजिन। मेरा नाम है शुभकामना सिंह और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 10th का दैट इज लाइफ प्रोसेस वो स्टार्ट कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसकी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। उसके बाद हम लोग पहला लाइफ प्रोसेस दैट इज़ न्यूट्रिशन, उसके बारे में भी जनरली सारी बातें कर ली हैं कि हमारा जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके थे, तो अमीबा में क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम ह्यूमंस के बारे में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं। पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे, दैट इज़ द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात की थी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। रेस्पिरेशन में किस तरीके से इनहेल करते हैं, उसके बाद आगे हमारा जो लंग्स में ऑक्सीजन जाता है, फिर ऑक्सीजन वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अगर आपको ये सारी बातें नहीं समझ में आई है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जा करके देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइफ प्रोसेस से, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? अगर इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे ही हम लोग घर से निकलते हैं, कोई कॉलेज पर्पस के लिए निकलता है, कोई हमारा ट्यूशन जाता है, कोई मार्केट जाता है, कोई ऑफिस जाता है, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एयर रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के काम आता है। तो सब उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जब भी हमारा सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए। अब एनिमल्स में यानी कि ह्यूमंस में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से। सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है ह्यूमंस में? इन जनरल तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह काम के कारण जाते हैं। तो बॉडी में क्यों ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ज़रूरत पड़ता है? तो बॉडी में इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा होता है उसमें रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड का कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में तो उसमें ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से इनटेक करते हैं? तो नोज़ की मदद से इनटेक करते हैं, जो कि चला जाता है हमारा लंग्स में। फिर वहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन है वो ट्रैवल करेगा सेल्स तक, जहाँ पे हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरत होता है क्योंकि हमारे बॉडी में चीज़ों को इनटेक करने का मीडियम अलग अलग है और जहाँ पे उनका एक्शन हो रहा होता है वो अलग जगह पे है। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरत पड़ता है बॉडी में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में मैंने बता दिया सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा आ गया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमारा जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, हो जाएगा ब्लड। ब्लड कहाँ से आया? तो ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन हो गया हमारा हार्ट, दिल। ठीक है, और उसके बाद अब अगर ब्लड को पंप हार्ट कर रहा है तो जगह जगह लेकर कौन जाएगा? तो ब्लड वेसल्स लेके जाएंगे। तो ये तीनों मिल करके हमारे क्या बना देते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है? नेटवर्क है वेसल्स का जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। इसके 2 कंपोनेंट्स और है। कौन कौन से कंपोनेंट्स? ब्लड और हार्ट, क्योंकि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। कहाँ से पंप हो रहा है? तो हार्ट से पंप हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। जैसे हमारा एक ब्लड फ्लूइड है उसी तरीके से लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है। ये जो लिम्फ है वो हमारा नेटवर्क ऑफ डेलिकेट ट्यूब्स के जरिए
पास ऑन होता है। जैसे ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स के किससे ट्रैवल करता है, लिम्फ किससे ट्रैवल करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लिम्फ का जो ट्यूब्स होता है, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होता है, उसके मदद से ट्रैवल करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, कौन फैसिलिटेट करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पर फैसिलिटेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर 2 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या है, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्ट डेलिकेट ट्यूब्स होता है, जो कि किस चीज़ में ट्रैवल करने में हेल्प करता है, किस चीज़ के ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, तो लिम्फ के ट्रैवलिंग में हेल्प करता है। ये दोनों बातें हम लोग समझ चुके। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो यहाँ पे जो 3 कंपोनेंट्स हम लोगों ने देखा ना, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया ब्लड। ठीक है, तो ब्लड होता है, ब्लड के मेजर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 2 चीज़ मिलकर के ब्लड बनाता है एज अ होल। वन इज प्लाज्मा एंड द अदर वंस आर ब्लड सेल्स। ठीक है, एक तो हमारा हो गया प्लाज्मा और दूसरा क्या हो गया, ब्लड सेल्स हो गया। व्हाट इज प्लाज्मा, तो ये जो येलो पार्ट नजर आ रहा है ना यहाँ पे, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ये जो येलो यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा हमारा कंटेन करता है वाटर, प्रोटीन्स, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और सॉल्ट्स। क्या क्या कंटेन करेगा, तो वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, साथ साथ सॉल्ट भी कंटेन करेगा। वाटर हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स हम लोग जो भी न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सारा प्रेजेंट रहता है। अमीनो एसिड्स क्या है, तो पढ़ाया था न्यूट्रिशन में, प्रोटीन्स का ही सिंपलर फॉर्म है, वो भी हमारा प्लाज्मा में कंटेन होता है। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म है, ठीक है, ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है, और सॉल्ट हमारे बॉडी में होता है। तो ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में। ये जो हमारा येलो स्ट्रक्चर है, यही हमारा प्लाज्मा है। साथ साथ उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या है, तो ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स होते हैं 3 तरीके के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कितने तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स होते हैं 3 तरीके के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं। आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोसाइट्स। क्या नाम है आरबीसीज का दूसरा नाम, एंथ्रोसाइट्स। आरबीसीज क्या होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इनका दूसरा नाम एंथ्रोसाइट होता है। कैसे होते हैं भाई, तो ये होते हैं डिस्क शेप। डिस्क देखा है, एकदम उस तरीके का शेप का, ये देखो यहाँ पे लग रहा है ना एक डिस्क शेप आरबीसी। इनके पास क्या होते हैं, तो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन, जो कि कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। हमारा ब्लड होता है ना रेड कलर का, वो रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, तो हेमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। हेमोग्लोबिन किसके पास होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के पास होता है। रेड ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, तो डिस्क शेप्ड होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट O2। याद करो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो कि था हमारा अनस्टेबल सा कंपाउंड, जिसके मदद से पूरे बॉडी में ट्रैवल करता था कि नहीं करता था ऑक्सीजन। तो वही हम इसके पास हेमोग्लोबिन होता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में। और क्या होता है, इसके बारे में कुछ और बातें जान लो। इनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन के करीब, 120 दिन ये लोग जिंदा रहते हैं। मैच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी कि जो आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज का इमेज देख लो यहाँ पे कैसा होता है, तो डिस्क शेप होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। इसका अलग नाम क्या है, एंथ्रोसाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, तो इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स।
बचपन में पढ़ा होगा कि ये लोग हम किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो ये लोग सोल्जर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं बॉडी के। जब भी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा, WBCs एज सोल्जर्स आ जाएगा लड़ने के लिए, ठीक है। तो इनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एमोबॉइड शेप। इसका मतलब क्या होता है कि अमीबा का जैसे कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वैसे ही हमारा WBC का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ताकि वो लोग ईजिली मूव कर सके और जहाँ पे भी फॉरेन मटेरियल्स या फिर बैक्टीरिया का प्रेजेंस हो, वहाँ पर जाकर वो लोग उनसे लड़ाई कर सके। लड़ाई कर सके मतलब क्या कर सके? डायापेडेसिस कर सके, ठीक है। क्या कर सके? डायापेडेसिस। और इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोसाइट्स था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स। हम लोगों को कभी चोट लग जाती है, तो जब भी चोट लग जाती है तो अगर तुम आपके बॉडी से ब्लड निकलता रहेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का डेफिशिएंसी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स जो कि करते हैं ब्लड को क्लॉट, ताकि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो समझ में आया? तो ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या क्या कंटेन होता है? तो वाटर, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सारे मिलकर के प्लाज्मा बनाते हैं। ये जो येलो येलो कंपोनेंट वहाँ दिख रहा था वो प्लाज्मा था। उसके बाद क्या बात करते हैं? तो ब्लड सेल्स की बात करते हैं। कितने टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं? तो 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। RBC का कैसा शेप होता है? डिस्क शेप होता है। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। किस चीज़ में हेल्प करता है? ऑक्सीजन का हमारा ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। उसके बाद इनके मैच्योर RBCs के पास न्यूक्लियस होता है क्या? तो नहीं होता है मैच्योर RBCs के पास न्यूक्लियस। लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन का होता है। WBC का शेप कैसा होता है? अमीबाइड शेप, यानी कि कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी होते हैं और फाइट करते हैं फॉरेन मटेरियल्स या बैक्टीरिया से। प्लेटलेट्स क्या चीज़ में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड, आपका ब्लड वहाँ पे क्लॉट कर जाएगा ताकि फर्दर फ्लो रुक जाए, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड के बारे में, ठीक है। ये बात है आपको समझ में आई? वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे देख लो, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। हमारा प्लेटलेट्स इस तरीके का प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो WBC है उसके फर्दर 2 टाइप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो WBC है उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अदर वन इज एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ये आपके NCERT के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, बट फॉर नॉलेज अगर आप लोग जानना चाहते हो तो बेसिक आप ये जान लो कि WBCs आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। हमारा जो ग्रैन्युलोसाइट्स होता है उनका फर्दर 3 डिविजन्स होता है, दैट इज इओसिनोफिल्स यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है डाइलोब्ड, 2 लोब्स दिख रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये जो 2 लोब्स दिख रहा है इसी को बोलते हैं डाइलोब्ड। उसके बाद बैसोफिल्स, इनका न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है, समवट देखो एस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। न्यूट्रोफिल्स, इनमें मेनी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 1 लोब, 2 लोब, यहाँ पे 3 लोब्स, मल्टीपल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में जान लो थोड़ा सा, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या? किडनी शेप न्यूक्लियस, देखो किडनी का शेप का न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद लिम्फोसाइट, इनका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। तो फर्दर क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने WBC की देख ली, इसके बारे में अगर याद रख सकते हो रख लो, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स पर्पस एंड विल गो आगे। हमारा जो ब्लड है वो किसके ज़रिए जाता है? तो ब्लड वेसल्स के ज़रिए जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ब्लड के मूवमेंट में। किस चीज़ में फैसिलिटेट करते हैं? ब्लड के मूवमेंट में। यहाँ भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। और उसके अंदर हमारा प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, सारे कुछ प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? तो ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है? कैरियर होता है ब्लड का, ठीक है। अब कैरियर होता है तो ब्लड वेसल्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, दैट इज उनके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स एंड द थर्ड वन इज कैपिलरीज। क्या क्या होते हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज।
आर्टरीज जो होते हैं, हमारा जो बॉडी होता है उसमें जो ब्लड होता है वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड? जब भी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा रहेगी उनको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जब भी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, उनको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये लॉजिक समझ में आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? तो आर्टरीज कैरी करता है। आर्टरीज कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कैरी करता है? तो आर्टरीज कैरी करता है। ठीक है, ये अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? हार्ट से ट्रैवल करेगा बॉडी पार्ट्स तक, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लंग्स के पास जाता था, लंग से ब्लड आता था ऑक्सीजन बन के, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन कर लेता था। तो जब भी हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड कैरी कर रहा होगा तो कौन कैरी करेगा? आर्टरीज कैरी करेगा। और उस समय ब्लड कैसा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड रहेगा, क्योंकि हार्ट के पास से कैसा ब्लड आ रहा है? तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है। उसको कौन कैरी करेगा? आर्टरीज कैरी करेगा। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। कहाँ से कहाँ कैरी करता है? तो हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट्स तक कैरी करता है। इनका जो वॉल होता है वो थिक होता है। आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होता है। ये देखो, ये है आर्टरी, ये हमारा आर्टरी का एक इमेज है। ठीक है, देखो इसका जो वॉल है, आउटर वॉल को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है थिक आउटर वॉल। वॉल कैसा है? थिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा थिक आउटर वॉल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? दे हैव नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या हो गया? ये जो रास्ता होता है वो नैरो होता है। कैसा रास्ता होता है? तो नैरो होता है। तो दे हैव नैरो ल्यूमेन। उनका जो ल्यूमेन होता है वो पतला होता है। हमारा जो ये आउटर कवरिंग होता है, आउटर वॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। और साथ साथ कैसा ब्लड कैरी करता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है? तो हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक कैरी करता है। और इसमें जो वैल्व्स होते हैं ना, ये वैल्व्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नाउ मैम व्हाट इज वैल्व्स? तो वैल्व वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं किसी भी चीज़ का बैक फ्लो। कोई भी चीज़ अगर आगे ट्रैवल कर रहा है तो उसका बैक फ्लो को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, जाने नहीं देता है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो इसका बैक फ्लो को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाके मिलेगा? तो इसीलिए इसमें वैल्व्स एब्सेंट होते हैं। वहीं हम लोग वेन्स की बात करेंगे तो वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करते हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। कहाँ से कैरी करेंगे? बॉडी पार्ट्स के पास जैसे जैसे ब्लड जाते गया, बॉडी पार्ट्स मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट्स वो अपना अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते गए। एज अ रिजल्ट ब्लड में क्या हो गया? ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। तो यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? हमारा बॉडी पार्ट से वापस कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ चला जाएगा। हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा। किसकी मदद से जाएगा? तो वेन्स की मदद से जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेन्स क्या कैरी करते हैं? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इसका जो वॉल होता है वो थिन होता है। दे हैव किस तरीके का वॉल? तो दे हैव थिन वॉल। यहाँ पे देखो इसका जो आउटर वॉल है ना वो थिन होता है। जैसे ही आउटर वॉल थिन हो जाएगा, ल्यूमेन का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जो बीच का जो रास्ता है उसका साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इनके पास वाइड ल्यूमेन होते हैं। क्या होते हैं? वाइड ल्यूमेन होते हैं। ठीक है, और इसमें वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बैक फ्लो कर गया यानी कि वापस चला गया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिल जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे मैम आप कैसे बोल रही हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज तो अलग अलग होते हैं, तो कैसे जाके मिक्स हो जाएगा? तो अलग अलग नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। ये है हमारा आर्टरी। ठीक है, आर्टरी जैसे 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 ऐसे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है,
धीरे 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 करके वो पतला होता जा रहा है, और उसके बाद वो बहुत सारे पतले 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 ट्यूब्स में बढ़ जाता है। यहाँ पे आर्टरीज ऐसे ऐसे गया, फिर धीरे धीरे वो ब्रांच कर गया, हमारा वेरियस ट्यूब्स में ब्रांच कर गया, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। इसीलिए कैपिलरीज को हमारा थिनेस्ट ब्लड वेसल्स कहा जाता है। और उसके बाद यही कैपिलरीज वापस से जुड़ करके क्या बन जाता है, तो वापस से जुड़ करके वेन्स बना देता है। तो ब्लड वेसल पूरा का पूरा एक ही है, पहले आर्टरी है, वो हमारा डिवाइड करते जा रहा है और कैपिलरी बना दे रहा है, और वही कैपिलरी फिर जाके वापस से ज्वाइन कर रहा है और वेन्स बना दे रहा है। तो आर्टरी गया, डिवाइड करके कैपिलरी बनाया, फिर वापस से जुड़ करके वेन्स बना दिया। तो इसीलिए हमारा आर्टरी कैपिलरी क्या है, तो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब उसके बाद देखना, तो इसीलिए वैल्व्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आर्टरी तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो इसमें वैल्व का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड बैकफ्लो भी करेगा, तो कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही ना मिलेगा, और तो किसी से जाके मिलेगा नहीं। लेकिन वही हमारा कैपिलरीज पे चला गया, कैपिलरी से फिर चला गया वेन्स में। अगर वही वेन्स के पास वैल्व नहीं प्रेजेंट होगा तो ब्लड क्या करेगा, बैक फ्लो करके वापस आर्टरी के पास चला जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो हमारा काम फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आर्टरीज डिवाइड करके वेन्स बनाता है, वेन्स डिवाइड करके आर्टरीज डिवाइड करके कैपिलरीज बनाता है, कैपिलरीज डिवाइड करके वेन्स बनाता है। समझ में आई ये बात। और इसीलिए आर्टरी में वैल्व नहीं होता है, इसमें वैल्व होता है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, जनरली जो किया आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो क्या बोलेंगे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है, हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड लेके जाता है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जाता है। इसके पास कैसा वॉल होता है, तो इसके पास थिक वॉल होता है। क्यों थिक वॉल होता है, क्योंकि जब हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लेके जा रहा है, हाई प्रेशर में लेके जा रहा है। किस में लेके जा रहा है, हाई प्रेशर में लेके जा रहा है, इसीलिए इनके पास थिक वॉल होते हैं। और जैसे ही वॉल थिक हो जाएगा, उनका जो रास्ता है, वो जो नैरो लाइन है, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दैट इज दे हैव नैरो ल्यूमेन, ठीक है। एंड इसमें वैल्व्स होते हैं एब्सेंट, वहीं पे इनके पास होते हैं थिन वॉल्स, और वैल्व जैसे ही वॉल थिन हो जाता है, ल्यूमेन हो जाता है वाइड हो जाता है, और वैल्व्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड कैपिलरीज क्या है, तो थिनेस्ट ब्लड वेसल्स है। कैपिलरीज के बारे में और सारी बातें हम लोगों ने कहाँ की थी, एल्वियोली पढ़ाया था। एल्वियोली में क्या बोला था, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, क्योंकि वो इतने पतले होते हैं ताकि उनके बीच में जो सब्सटेंसेस का अंदर बाहर है, यानी कि एक्सचेंज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिलरीज जनरली वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाले जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, बीट एल्वियोली या फिर विली। समझ में आई ये बात। आगे बढ़ते हैं, हार्ट, दिल की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए। पहला कंपोनेंट ब्लड, दूसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल्स, ब्लड को कैरी करने वाला। अब ब्लड को लाने वाला यानी कि हार्ट, ब्लड को पंप कौन करता है, दिल की बात करेंगे हम लोग। ये वाला दिल बना दिए है, पर ये वाला दिल नहीं, असली वाले दिल की बात करेंगे। तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड पंप करता है। हार्ट क्या है, एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप्स ब्लड। अब हार्ट क्या होता है ना, हार्ट फर्दर डिवाइडेड होता है। हार्ट के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उसको चैम्बर्स बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, किसी में 3 चैम्बर्ड होते हैं, और किसी में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हार्ट। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वहीं बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। यानी कि 4 के अंदर क्या, हार्ट के अंदर कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बेसिस पे अब ये जो 4 पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स से क्या फ़ायदा होता है, सिंस हम लोग जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो मैमल्स हो, जो ह्यूमंस होते हैं, उनका हार्ट 4 पार्ट्स का होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके कारण जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंप्लीटली अलग अलग प्रेजेंट होता है। वो कंप्लीटली अलग तरीके से उनको सेपरेट कर सकते, कंप्लीट सेपरेशन हो पाता है। और यही कंप्लीट सेपरेशन हम लोगों को अपना बॉडी टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इसीलिए 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं।
वहीं ये दोनों, ये फिश और एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। हम लोग इसी चैम्बर्ड हार्ट के कारण एनिमल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वन इज वार्म ब्लडेड एंड द अदर वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं? वैसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन करते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर फिक्स करके। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है इसका मतलब हमें फीवर है, तबीयत खराब है। अदरवाइज हम लोग एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसीलिए वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। एंड फिर आ जाते हैं कोल्ड ब्लडेड, जो जिनका बॉडी टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वो लोग मेंटेन नहीं करते हैं, अपना सराउंडिंग के हिसाब से वो लोग अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इनको हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? अब मैंने कहा था ना असली वाले दिल की बात करेंगे, तो इस दिल की बात करेंगे, वो दिल की बात नहीं करेंगे जिसके बारे में हम लोग इन जनरल करते हैं। तो द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट देख लो कुछ इस तरीके का दिखता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये वाला हार्ट नहीं, ठीक है? ह्यूमन हार्ट ऐसा दिखता है। तो हम लोग ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे। ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो हमारा थोरैसिक कैविटी, यहाँ वाले कैविटी में लोकेटेड होता है। एंड स्लाइटली लंग, हमारा जो बिटवीन लंग्स होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है। लेकिन किधर टिल्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। किस साइड पे टिल्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ह्यूमन हार्ट है कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ टिल्टेड होता है? तो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। कवरिंग क्या होता है इसका? कौन कवर करके रखता है? तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखता है। इसके बाहर क्या होता है? डबल लेयर्ड 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये जो 2 पेरिकार्डियम लेयर्स है ना, इन दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमारा जो पेरिकार्डियम 2 लेयर होता है, उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि मैकेनिकल इंजरी या फिर शॉक वगैरह से हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। हार्ट का साइज क्या होता है? हमारा फिस्ट का साइज, यानी कि हमारा जो मुट्ठी है, अपने टाइट से अगर मुट्ठी को बांध लोगे तो जिस साइज का हमारा फिस्ट होता है उसी साइज का हमारा क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है? हार्ट हमारा मैंने कहा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है? तो अगर हम लोग एक बॉक्स के मदद से हार्ट की बात करें तो ये हो गया, एक डब्बे से समझेंगे हम लोग हार्ट को। ठीक है? हार्ट की बात हम लोग करते हैं। हार्ट पहले तो लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होता है, एक बीच वाले लाइन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। हार्ट कितने टाइप पार्ट में डिवाइडेड होता है? पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बीच से, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, जिसको किसने डिवाइड किया? सेप्टम ने डिवाइड किया। यहाँ देखो, यहाँ पे होगा, ये देखो, ये वाला एरिया सेप्टम होता है, जो कि लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करके रखा। ठीक है? अब हार्ट को लेफ्ट और राइट साइड, अगर मैं इधर से खड़ी हूँ तो मैंने इधर राइट दे दिया, इधर लेफ्ट दे दिया, पर हम लोग ऐसे हार्ट का लेबलिंग नहीं करते। हम लोग कैसे लेबल करेंगे? तो अपने आप को इन फ्रंट रखो एंड इधर से देखो, ये मेरा लेफ्ट साइड है तो दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, एंड ये मेरा राइट साइड है तो दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट। यानी कि सामने रखो और अपने आप से इमेजिन करो, देन यू कैन लेबल लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है? अब मैंने कहा था 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो बीच से तो डिवाइड हो गया, उसके बाद फर्दर डिवाइडेड होता है और बीच से डिवाइड होता है।
ठीक है, जो कि अपर 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। हो गया 4, 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट बन गया। हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है अपर चैम्बर, यहाँ पे लिखा हुआ है अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को अपर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, आर्ट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, किसी बुक्स में आर्ट्रियम लिखा होगा, किसी में ऑरिकल लिखा हुआ होगा। एंड लोअर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, अगर अपर चैम्बर्ड आर्ट्रियम, लोअर चैम्बर्ड क्या है, वेंट्रिकल। मैंने ज़्यादातर टर्म्स यूज करूंगी ऑरिकल, तो समझ जाना। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल हुआ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ये हुआ हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। देख लो, राइट आर्ट्रियम या फिर राइट ऑरिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, इधर हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम। यहाँ पे देखना, रुको येलो कलर से दिखाने की कोशिश। ये देखो, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही मैंने कुछ हार्ट को डिवाइड कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ वाल्व्स। क्या आ जाते हैं, तो वैल्व्स आ जाते हैं। क्या से, हमारा जो राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में आ जाता है एक वाल्व, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कौन सा वाल्व आ जाता है, ट्राइकस्पिड। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड। देखो, ट्राइकस्पिड 1 2 ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसीलिए ट्राइकस्पिड, एंड दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। समझ में आया। तो हम लोगों ने हार्ट की बात कर ली। हार्ट कहाँ होता है, तो हार्ट हमारे थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच होता है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। किससे कवर्ड होता है, पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। दोनों क्या, पेरिकार्डियम क्या है, डबल लेयर्ड है। दोनों लेयर के बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। हार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में। लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करने के लिए सेप्टम आ जाता है। एंड फर्दर फिर किस में डिवाइडेड होता है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, या फिर ऑरिकल और वेंट्रिकल में। अपर चैम्बर्ड को आर्ट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं, लोअर चैम्बर्ड को वेंट्रिकल बोलते हैं। दोनों के बीच में कैसे 2 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हार्ट की बात कंप्लीट कर ली। हम लोगों ने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 3 पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, ये किस तरीके से होता है, इन सब की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए हार्ट तक समझ लिया आप लोगों ने। आगे हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। ये डबल सर्कुलेशन अलग सा वर्ड लग रहा है, ये क्या होता है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।